नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। तो आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सर से और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। दिग्विजय जी, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में आपको पता है कि किस तरह से वोटिंग प्रतिशत भी रहा है। क्या लगता है INDIA गठबंधन कितना आश्वस्त है, कितनी सीटें आप देख रहे हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तो माननीय चुनाव आयोग यही तय नहीं कर पा रहा कि वोट कितने डले हैं। एक दूसरा, आज उन्होंने एफिडेविट भी दिया है अदालत में कि उनको बाध्य नहीं है वे कि कितना वोट डले वो अपलोड करें। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि जनता को ये नहीं बता सकती माननीय चुनाव आयोग कि कुल कितने वोट डाले गए हैं। हाँ, कितने वोट काउंट होंगे वो अपलोड हो सकता है, लेकिन कितना वोट डला वो अपलोड नहीं हो सकता। ये बड़ा एक हैरान करने वाला एक बयान उन लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट में दिया है। लेकिन फिर भी आंकलन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि धीरे धीरे जिस प्रकार के बयान नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं वो हैरान करने वाले लोग हैं। कभी कहते हैं तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे, कभी कहते हैं तुम्हारे नल काट देंगे, कभी कहते हैं तुम्हारी बिजली काट देंगे। ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं जैसा कि सामान्य तौर पर कोई छोटा सा नेता भी ना करता हो। पंचायत के चुनाव में भी ऐसी बात नहीं करता हो, आज राष्ट्रीय चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। इससे एक बात इंगित होती है कि घबराए हुए हैं जी। तो आपको लग रहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि एनडीए 400 पार कर जाएगी, और ये देखिए अमित शाह कह रहे हैं कि 310 तो हमने पार कर लिए हैं 5 चरणों में, क्या लगता है इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये भी अजीब सी बात है कि 90 करोड़ की जनता का वोटर का आंकलन गृह मंत्री जी ने आज ही तय कर दिया वोट डलने के बाद। क्या उनके पास कोई ऐसा ऐसे कोई तार जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से वे काउंटिंग के पहले ही तय कर दें कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? ये बहुत ही एक अजीब सी बात है जी। सर, आपने एक बयान भी दिया था कि इलेक्शन कमीशन अब ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शिता खत्म हो गई है, तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्या लगता है आपको? आप देख लीजिए, पिछले 2 साल से माननीय चुनाव आयोग जो कि निष्पक्षता के लिए जाना जाता रहा है, वो प्रमुख राष्ट्रीय दलों से, राजनीतिक दलों से मिलने तक के लिए उसके पास समय नहीं है। क्या कारण है? और हमारे बड़ी बुनियादी प्रश्न थे ईवीएम के बारे में, उसको जवाब दे देते, लेकिन ना हमको समय दे रहे हैं ना उनका उत्तर दे रहे हैं। क्या कारण है? इसलिए जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए माननीय चुनाव आयोग में, वो कमी नज़र आती है। सर, और ये भी कहा जाता है कि जब कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम का मुद्दा नहीं उठता, लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर बात हार जीत का नहीं है, बात हार जीत का नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि वीवीपैट में सॉफ्टवेयर कौन सा डाला गया है जी, उसको उजागर करना चाहिए। अगर इस डर से कि वो उजागर करने से हैक हो सकता है, जिसका मतलब ये हैक हो सकता है, जिसके पास जानकारी है वो हैक कर सकता है। तो इसलिए हमारी तो मांग बड़ी सिंपल है कि हमको 7 सेकंड में को दर्शन मत कराइए, वोट हमारा जो है हमारे हाथ में दे दीजिए। डब्बे में गिराने से क्या मतलब? उससे हमारा हाथ में लेके उसको हम दूसरे मतदान पेटी में डाल देंगे, उसको गिनती करा लीजिए। यही हमारी मांग है जी। लेकिन सर, इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देश इतना बड़ा है, इतनी आबादी है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। कारण ये है कि आप वोट डलवाते हैं जी, और हमें 7 सेकंड में दिखा देते हैं। हमको मत दिखाइए, हमको तो हाथ में दे दीजिए वोट और हम डाल देंगे। और आजकल मशीनों से गिनती हो जाती है, नोट गिनने की मशीन है, तो इसी की मशीन क्यों नहीं हो सकती है? टेबल बढ़ा दीजिए, हर तहसील पे गिनती करा दीजिए, क्या दिक्कत है? सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की कमी नहीं है, फोर्सेस की कमी नहीं है, क्यों नहीं कराते? जी।
तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं चाहती है बीजेपी कि ईवीएम को हटाया जाए या वीवीपैट की जो विवरण है वो ये दिया तो जाए? बीजेपी से पूछिए क्या प्रेम है उनका। उन्होंने शुरुआत में शंका व्यक्त की थी, आडवाणी जी ने स्वयं ने शंका व्यक्त की थी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो सुप्रीम कोर्ट केस ही लगाया था। मैं तो 2003 से इसका मुखालफत करता हूँ कि मुझे भरोसा नहीं है मशीन पर। मुझे तो मेरा वोट देखना है, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ वो गिरे, उसकी गिनती हो। जी सर और अब ये भी देखने को मिल रहा है कि आप चुनाव प्रचार जब कर रहे थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ आपने की है, बहुत अच्छा काम करते हैं, ईमानदार हैं। तो इसके पीछे क्या माना जाए? इससे पहले आप आरएसएस की भी तारीफ कर चुके हैं क्योंकि आरएसएस का मैं देखिए, आरएसएस की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ। ये देश सबका है, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध का, जैन का, पारसियों का, सबका है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? आज हिंदुओं का धर्म कोई खतरे में है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। इतना व्यापक और इतना मजबूत हमारा सनातन धर्म है। तो इसलिए मैं उनकी विचारधारा सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ ईमानदार लोग तो हैं। अब वो संघ परिवार कहा जाता था पहले इसको, अब एक नया मोदी परिवार तैयार हो गया है। वहाँ संघ परिवार में बेईमान ढूंढना मुश्किल था, यहाँ मोदी परिवार में ईमानदार आदमी ढूंढना मुश्किल है। जितने हजारों करोड़ के घोपलाबाज, जिनको स्वयं मोदी जी ने और स्वयं अमित शाह जी ने कहा ये घपलेबाज है, उनको उन्होंने न केवल भाजपा में शामिल करके सारे केस समाप्त कर दिए, लेकिन एक को तो मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया। ये ही एक बात है कि संघ परिवार और मोदी परिवार में अब इतना फ़र्क हो गया है कि संघ परिवार में बेईमान ढूंढना मुश्किल था, यहाँ ईमानदार ढूंढना मुश्किल है मोदी परिवार में। और आजकल मोदी परिवार ही संघ परिवार को चला रहा है लगता है। सर एक बात और आप कह रहे हैं कि मोदी झूठ की मशीन है, तो कैसे नहीं है आप मशीन, इस बात को कहेंगे? निरंतर रोज झूठ बोलते हैं, रोज, और रोज नई झूठ बोलते हैं। हम लोग झूठ को झूठ के उसके पहले दूसरा झूठ बोल देते हैं। तो ये तो मशीन नहीं तो क्या है, AK-47 है। जी, तो आपको लगता है कि रोज नया नया झूठ रोज सामने रोज आता है? झूठ बोलते हैं, रोज। इससे पहले आप उससे बचते हैं, एक झूठ और आ जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे तो ईश्वर ने धरती पर इसलिए भेजा है कि मैं यहाँ सेवा कर सकूं। हम लोग कहाँ से आए भाई? हमको कि ईश्वर ने नहीं भेजा। अच्छा, इस बात को कनेक्ट करते हुए अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी वो कहते हैं कि हमने न्योता दिया कांग्रेस को, क्यों नहीं आए? पहली बात तो यह है कि अयोध्या राम मंदिर का इतिहास आप जानती ही नहीं जानती हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर का विवाद 150 साल पुराना है, जिसको गोरखनाथ मठ के लोगों ने और निर्मोही अखाड़े वालों ने इसको लड़ा था। लेकिन विश्व हिंदू परिषद तो इसमें कूदा 1984 के बाद। उसके पहले तक तो विश्व हिंदू परिषद को लेना देना नहीं था इससे। बीजेपी भी इसको 1984 के बाद इन्होंने हाथ में लिया, क्योंकि वो देश में राम मंदिर का विषय लेकर चुनाव में इसका उपयोग करना चाहते थे। कौन भगवान राम को नहीं मानता? तो हमने तो चंदा जब शिलाएं निकाली तब चंदा दिया, अब मंदिर बनने का तो इसमें चंदा दिया। लेकिन हमने कभी भगवान राम के नाम पर तो वोट तो नहीं मांगा। अब मैं जब चुनाव लड़ रहा था अभी राजगढ़ से, तो एक भाजपा के नेता ने कहा कि ये चुनाव दिग्विजय सिंह का और भगवान राम के बीच में है। अब भगवान राम अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे? दिग्विजय सिंह के प्रस्तावक बनेंगे। बात वही है कि ये हाँ झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है जनता से। कुछ चुने हुए जो औद्योगिक परिवार हैं उनको कैसे अरबपति से खरबपति बनाए, ये सारी योजना वो है। कहते रामलला को 500 साल बाद ले आए। अरे आप यहाँ से भगोड़ों को वापस नहीं ला पाए, आप रामलला की बात करते हैं। नीरव मोदी और पता नहीं कितने ये दुनिया भर के लोग जो यहाँ से भाग के गए, उनको आप आज तक वापस नहीं ला पाए। हजारों करोड़ लेके भागे हैं वो लोग यहाँ।
सर राजगढ़ को कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आपने सफर की शुरुआत तो वहीं से की थी, हर लेकिन चुनाव 3 दशकों के बाद अब हर एक चुनाव बार फिर चुनौती से। होता है। तो जीत के लिए आश्वस्त है वहां से? कोशिश तो की है। और क्या कुछ रणनीति रहेगी सर वहाँ के लिए? राजगढ़ जिले के लोगों की मैं जो आकांक्षा है उसके मुताबिक काम करूँगा। वहाँ के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ूँगा। वहाँ के लोगों के लिए पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, बिजली, खेती, इसके लिए कोशिश करूँगा। मज़दूरों के लिए जो भी कर सकता हूँ करूँगा। अच्छा सर, कोई नाराज़गी रही थी कि आपको वो जगह मतलब कि सीट के तौर पर नहीं लड़ना चाह रहे थे वहाँ से? ऐसा कुछ रहा था कि जिसके जो आपकी पसंदीदा सीट थी, कोई लोकसभा सीट जिससे आप? जी। पिछली बार ज़रूर मुझे भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, जबकि भोपाल मेरी सीट नहीं रही कभी भी। ये तो मेरी पुरानी सीट है, 2 बार रहा हूँ MP यहाँ से। जी। तो यहाँ पर पूरी तरह से भरोसा है कि लोग एक बार फिर से भरोसा जताएंगे कांग्रेस पे। सर लेकिन ये भी कहा जाता है कि गुटबाजी बहुत हो रही है कांग्रेस में, चाहे हरियाणा की बात कर लें या मध्य कोई प्रदेश गुटबाजी की। नहीं है यहाँ, एक ही गुट है, कांग्रेस का गुट है। एक बार सर ये भी होता था कि कमलनाथ जी और आप एक मंच साझा नहीं करते थे, किसने उसको कह दिया? लेकर बातें होती किसने थी। कि आप भारतीय जनता पार्टी की अफवाहों से प्रभावित हो गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सवाल ही सब नहीं था। शांतिपूर्ण है। मेरा कम से कम 45 साल का उनका हमारा संपर्क है, मित्रता है, और एक दूसरे के हम लोग हमेशा पूरक रहे हैं। और सर ऐसा भी है क्या ये आपका आखिरी चुनाव है आगे, क्योंकि आपने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव? 77 साल का मैं हो गया, तो 5 साल बाद तो 82 साल का हो जाऊंगा। जी। अच्छा, उसके बाद क्या प्लान है? किस तरह से क्या पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, सेवा करेंगे? कुछ पार्टी और का तो सोचा आखिरी है? सांस तक पार्टी के साथ रहूंगा। जी। लेकिन ठीक है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल और उठता है कि बीजेपी कहती है हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आखिर समस्या कहाँ मेरा पर बता है? तो दें कौन सा काम अच्छा किया इंटरनेशनल उन्होंने। प्लेटफॉर्म पर भारत की आज छवि देखिए। किसने कह दिया? और किसने कह एक्सपोर्ट दिया? इंपोर्ट अच्छा आज हो हमारे गया संबंध है। नेपाल से अच्छे नहीं है। आज हमारे संबंध श्रीलंका से अच्छे नहीं है। आज हमारे संबंध मालदीव से अच्छे नहीं है। पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करता। कौन सा देश है जिससे हमारे संबंध आज अच्छे हैं? कौन सा ऐसा काम इन्होंने किया जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें जाना जाए? अच्छा, एक आरोप यहाँ और पे लग रहा है सर। मैं तो आप ही की बात करता हूँ। क्या यहाँ पर पूरे इंटरनेशनल प्रेस में भारत की छवि अच्छी बनी है? जिस प्रकार से भारत के पत्रकारों को बिना किसी कारण के जेल भेज दिया गया, उनके छापे डल गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठे केस बनाए गए हैं। ये कोई छवि सुधरती है केस? इतना इन्होंने, इनकी योजनाएं कौन सी थी? कौन सा अच्छा काम किया जाए? एक काम इनका बता दीजिए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, एक काम अच्छा बता दीजिए सर। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जैसे पास एटम बॉम्ब है। अभी जो कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है ये मालूम नहीं था आपको? कि एटम क्या बॉम्ब है, कोई तो नई उससे डर बात? के रहे। कोई नई बात है क्या? कोई नई बात है क्या? ये तो सबको मालूम है। नहीं तो ये किस लिए, क्या इससे फायदा हो जाएगा बीजेपी को? किसको फायदा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हर बात में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान, इसके बारे में तो और कोई बात ही नहीं करते मोदी जी। और सर बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन भी है। हाँ, उसका जिक्र भी आप कर रहे मैंने थे। कहा ना, मोदी परिवार में सारे वॉशिंग मशीन से धुले लोग हैं। तो वो कैसे होता है, वो धुलाई कैसे होती है? धुलाई ऐसी होती है कि पहले डराओ धमकाओ, ED IT CBI भेजो, घुटने टेक दे तो उनको ले लो। सर कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? मैं तो आपसे पूछता हूँ, क्या महंगाई से आप त्रस्त नहीं हैं? मैं तो आप ही से पूछता हूँ, बेरोजगारी से आपके बहन भाई बच्चे क्या परेशान नहीं हैं? कौन सा ऐसा काम है मोदी जी जिसकी वजह से आपको वोट दिया जाए? कौन सा विकास हुआ जिसकी वजह से आपको वोट दिया जाए? हमारे मुद्दे तो अगर आप देखना है तो हमारे 46 पन्नों की हमारी चुनाव घोषणा पत्र है, आप पढ़ लीजिए। सारी बातें हैं जो कि पूरे तरीके से हम लोगों ने वीकर सेक्शंस, किसान, मजदूर और महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने जो योजना बनाई है वो आप देख सकते हैं। सर एक आरोप और लगता है कांग्रेस पर कि माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश की जाती है, आरक्षण हो या कोई और मुद्दा हो, मुस्लिमों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आरक्षण की नीति, धर्म के आधार पे तो आरक्षण हो ही नहीं सकता। आप गलत कहती हैं, संविधान में संभव नहीं है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। नहीं, कर्नाटक में जिस तरह से आपकी सरकार है वहाँ कहाँ पर है? ये जो गुजरात ओबीसी को लेकर, भाई गुजरात में आरक्षण है मुस्लिम बैकवर्ड का, कर्नाटक में कहाँ है? जब
गुजरात में तो खुद मुख्यमंत्री रहे वहाँ पर ये, तो वहाँ आरक्षण क्यों दिया? पिछड़ा वर्गों में का जो वर्गीकरण होता है उसमें धर्म के आधार पर नहीं होता है, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड के आधार पर ओबीसी का रिजर्वेशन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, और अब ये कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी अगर आपकी सरकार आती है, INDI गठबंधन की सरकार आती है, तो उस वक्त ये 370 धारा जिसको ख़त्म किया गया था उसको एक बार फिर से। आप 370 के बारे में जानकारी है आपको? 370 में क्या था? 95% ऑफ द ओरिजिनल 370 के प्रोविजन समाप्त हो गए थे। यहाँ केवल एक बचा था कि जो इनहेरेंट राइट्स था कश्मीरियों का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई हो, उनका इनहेरेंट राइट प्रिजर्व किया गया था आर्टिकल 370 से। इन्होंने कहा था आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी में, रोज़गार में जो प्राथमिकता मिलती थी वो समाप्त हो गई। इससे स्वयं जम्मू के लोग आज परेशान हैं। 370 का कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन सर ये पूरे देश में लेकिन एंटी जा रहा है कि कांग्रेस 370 आर्टिकल को वापस लगा देगी। किसने कह दिया हम वापस ला रहे हैं? किसने कहा है? हमारे उसमें तो नहीं है घोषणा पत्र में। 370 कोई इशू ही नहीं था। अच्छा, बीजेपी कह रही है हम आएंगे 400 पार करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि हम POK को हासिल करेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा हो जाएगा, इसलिए हमारा एक विजन है। 400 पार करने से इसका क्या लेना देना? वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज तो ये सब काम होंगे। तो उनको रोक कौन रहा था आज तक? 10 साल से ये राज कर रहे हैं। POK को वापस लेने के लिए किसी ने विरोध किया क्या? नहीं, वो जनता से ये अपील कर रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो हम इन कामों को पूरा करेंगे, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो अब तक विवाद है उसे हम सुलझा लेंगे। केवल मंदिर मस्जिद का झगड़ा करना है उनको, और तो कोई है नहीं इनके पास। गरीबी के बारे में बात नहीं करें। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। देश की पूंजी कुछ चुने हुए उद्योगपतियों तक सीमित की जा रही है, और ये सोशल टेंशन्स बढ़ेंगे आगे चल के। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों में जब सामाजिक तनाव होता है तो फिर इनसे संभलेगा नहीं। अच्छा सर, बीजेपी ये भी कहती है कि कांग्रेस कहती है कि हम अडानी अंबानी को फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस का शासन था तो उस वक्त भी तो ये लोग थे। बात ये, अब तो कह रहे हैं कि हम पहले तो कहा था काला धन समाप्त कर देंगे, 2014 में उन्होंने कहा था। 10 साल में काला धन समाप्त नहीं हुआ। अब तो काला धन इतना बढ़ गया है, जैसे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि खुलेआम बोरियों में नोट भर के टेम्पो में हम वो लोग भिजवा रहे हैं। ED, IT, CBI क्या कर रही थी? बिल्कुल। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप जनता को, क्योंकि हार्दिक शुभकामनाएं बचे हुए हैं? हार्दिक शुभकामनाएं जी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, मतदान करने के लिए लोग कम पहुँच रहे हैं, तो एक वर्ग ये कह रहा है कि लोग बदलाव नहीं चाहते और दूसरा वर्ग कह रहा है कि जो जनता है वो निराश हो चुकी है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बात ये है कि अगर ज़्यादा वोटिंग होता है तो कहते हैं मोदी जी के पक्ष में, कम होता है तो कहते हैं मोदी जी के पक्ष में। जब पूरा मीडिया और स्पॉन्सर्ड मीडिया केवल मोदी जी की बात करता है तो करने दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? सर, ये जो स्पॉन्सर्ड मीडिया आपने शब्द यूज़ किया, ये मीडिया वाले खुद कहते हैं जब हम कांग्रेस के शासन में थे तो क्या तब ऐसा नहीं होता था कि जो पत्रकार थे खूब आलोचना होती थी, खूब आलोचना होती थी, लेकिन किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता था। ठीक है सर, एक मैसेज और जनता के लिए? बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज़ इंडिया पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।